मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये सेल इलोंगेशन अगर करता है तो किस तरीके से ऑक्सिन्स काम करते हैं। 3 लेवल पे ऐसा मानते हैं कि ये एक्शन करते हैं। पहला है जेनेटिक लेवल पर कि ऑक्सिन्स प्रोबेबली ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूस करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए से एंजाइम्स बनेंगे। तो जो ग्रोथ से रिलेटेड, सेल वॉल सिंथेसिस से रिलेटेड, सेल वॉल का सॉफ्टनिंग से रिलेटेड जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स के लिए ट्रांसक्रिप्शन को ये इंड्यूस कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब कैलस बनता है उसमें ऑक्सिन्स की प्रेजेंस में मैसेंजर आरएनए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर आप एंटीऑक्सिडेंट्स प्रोवाइड करते हैं कैलस में तो मैसेंजर आरएनए का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सिन्स जो हैं किसी तरह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के माध्यम से ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस करते हैं। दूसरा तरीका है एंजाइम एक्टिवेशन। दैट मीन्स कुछ एंजाइम्स जो ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में अगर हैं तो वो उनको एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है, इसमें ऑक्सिन्स जो है कोएंजाइम्स के जैसे भी काम कर सकते हैं। ये स्पूगेंटाल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जैसे को फैक्टर्स होते हैं तो एंजाइम्स के साथ में वो कंबाइन करके और एंजाइम को एक्टिवेशन में हेल्प कर सकते हैं। तीसरा जो इफेक्ट है वो है दे इफेक्ट द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो जो ऑक्सिन्स होते हैं वो प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट कर देते हैं। ये हमने वैसे भी देखा जब पोलर ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सिन्स का तो जो प्रोटॉन पंप है वो एक्टिवेट होता है और जो हाइड्रोजन आयन से बाहर निकल जाते हैं। तो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी अफेक्ट होती है। इसके कारण से वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है थ्रू द मेम्ब्रेन और ये सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। इस तरह से ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये देखें कि हम इसका कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स हैं इसके, थोड़े से उनको देख लेते हैं हम। ऑक्सिन्स के डिफरेंट इम्पैक्ट्स में जो एक इम्पैक्ट है सेल एनलार्जमेंट, पहले मैं इसके ऊपर बात कर लेती हूँ। ये फ्रूट के स्टेम के साइज़, फूड साइज़ के इंक्रीज़ में हेल्प करते हैं। तो इसमें जैसे मैं बता रही थी अभी कि काम करने का तरीका क्या है कि जीन लेवल पे काम कर सकते हैं, कोएंजाइम्स फैक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। तीसरा सेल परमिएबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ हम सेल परमिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, कैसे चेंज होता है। चेंज इन सेल परमिएबिलिटी के कारण से वाटर का के लिए परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है। ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल का चेंज हो जाएगा क्योंकि वाटर जब एंटर करेगा तो टगर प्रेशर बढ़ जाएगा, कुछ मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है और सेल वॉल मटेरियल का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है। साइमल्टेनियसली कुछ एंजाइम्स ऐसे एक्टिवेट होते हैं जो कि जो बॉन्ड्स होते हैं बीच में उनके मॉलिक्यूल्स, सेल वॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं। तो वो सेल की वॉल की जो प्लास्टिसिटी होती है उसको एनहांस कर देते हैं। तो बिकॉज ऑफ ऑक्सिन्स क्या होता है, वाटर पोटेंशियल चेंज हो गया, वाटर ऑस्मोटिकली एब्जॉर्ब हो जाता है, टगर प्रेशर ऑफ द सेल इंक्रीज हुआ, रिजिडिटी ऑफ द सेल्स बढ़ जाती है। ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ द सेल्स टगर प्रेशर बढ़ जाएगा। सेल वॉल वीकनिंग हो गई ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स के कारण से और वो सेल को एक्सपेंशन में हेल्प करती है क्योंकि वॉल जब बॉन्ड्स जब वीक हो जाएंगे तो नेचुरली आराम से एक्सपैंड कर सकता है, रिजिडिटी कम हो जाएगी वॉल की। तो इस तरह से वो जो सेल है वो इंक्रीज हो सकते हैं। और अगर आप देखें कोलेप्टाइल इलॉन्गेशन जब होता है तो उसमें बहुत कम टाइम लगता है। तो इसमें जबकि इसके अंदर मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस लाइक एंजाइम सिंथेसिस वगैरह का रोल होता है, वो इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऑक्सिन्स प्रोटॉन पंप को अफेक्ट करके इस प्रोसेस को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। और नए प्रोटॉन पंप का फॉर्मेशन को भी इंड्यूस करते हैं। ऐसा रिपोर्ट देखी गई हैं कि ऑक्सिन्स की प्रेजेंस में न केवल पुराने वाले जो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन पंप वो एक्टिवेट हो जाते हैं, बल्कि नए भी बनते हैं। और जब ये सब होता है पीएच का रिडक्शन होने से, वॉल के सॉफ्टनिंग से वॉल प्रेशर डिक्रीज़ होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, सेल वॉल्यूम बढ़ता है,
स्ट्रेचिंग होती है, और जो ब्रोकन बॉन्ड्स होते हैं बीच में उसकी वजह से स्ट्रेचिंग से वो स्ट्रेच हुआ तो मेम्ब्रेन सेल वॉल पतला हो गया, तो बीच बीच में जहाँ पर गैप्स क्रिएट हुए वहाँ पर पे मॉलिक्यूल्स ऐड ऑन हो जाते हैं, या लेयर के रूप में भी वॉल मॉलिक्यूल्स ऐड हो सकते हैं। तो इससे वॉल मटेरियल का सिंथेसाइज जो मटेरियल्स होता है, यूनिट्स होते हैं, वो उसमें ऐड होते हैं, तो सेल वॉल का ग्रोथ होता है। ठीक है, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ऑक्सीजन जो होते हैं सबसे पहले सेकेंडरी जो कैरियर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, वो डीएनए पे जाके और उनको डीएनए को एक्टिवेट करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो एंजाइम्स होते हैं उनके लिए, तो उनका ट्रांसक्रिप्शन होता है। वो ट्रांसक्रिप्शन होने से ये एंजाइम्स जो हैं वो सेल वॉल के बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। दैट मीन्स सेल वॉल ब्रेकिंग, जैसे सेलुलेज एंजाइम है, पैक्टिनेज एंजाइम है, ऐसे एंजाइम्स जो होते हैं उनका सिंथेसिस होता है, वो वॉल प्लास्टिसिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और फिर मॉलिक्यूल्स ऐड ऑन होकर के सेल वॉल का इंक्रीज़ हो सकता है मटेरियल का, और सेल वॉल का साइज़ इंक्रीज़ होता है ग्रेजुअली। एक जो इम्पैक्ट है, एक्शन है ऑक्सीजन का, वो है एपिकल डोमिनेंस। क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, अगर आप देखेंगे ट्रीज़ वगैरह में, जो अगर शूट टिप प्रेजेंट है ऊपर, तो उसकी प्रेजेंस में जो लेटरल बर्ड्स होती हैं वो ग्रो नहीं करती, ब्रांचेस नहीं बनते। तो अगर आपको ब्रांचेस का नंबर बढ़ाना हो तो हम शूट टिप को हटा देते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन वहाँ शूट टिप पे ज़्यादा होती है, इस वजह से। तो एक रीज़न जो है एपिकल डोमिनेंस का वो ये है कि जो बर्ड्स होती हैं, लेटरल बर्ड्स होती हैं, वो हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से उसकी प्रेजेंस में वेस्कुलर कनेक्शंस नहीं बना पाती हैं, और क्योंकि वेस्कुलर कनेक्शन नहीं है तो उनको लेटरल बर्ड्स को, जो डोमिनेंट बर्ड्स होती हैं, उनको फूड सप्लाई नहीं होती, इसलिए ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, और बिकॉज मैक्सिमम मटेरियल जो होता है न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि एपिकल टिप प्रेजेंट है, वहाँ पे फास्ट ग्रोथ हो रहा है, हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो उधर डाइवर्ट हो जाते हैं, तो लिटिल बर्ड्स को कुछ ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते नहीं हैं, इसलिए लिटिल बर्ड्स ग्रो नहीं करती। एज यू सी, अगर पेड़ों में देखेंगे, श्रब्स में देखेंगे, तो लोअर जो बर्ड्स होती हैं, जो नीचे की तरफ होती हैं, बेस ऑफ द प्लांट की तरफ, वो बर्ड्स ज़्यादा ग्रो करती हैं, बिकॉज तब तक आते आते ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, तो वो जो वेस्कुलर कनेक्शंस होते हैं वो भी फॉर्म होते हैं, उनको फूड सप्लाई भी हो जाता है, तो वो लिटिल बर्ड्स फिर ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड जो इसका इफ़ेक्ट है वो है सेल डिविजन, कि दे प्रमोट सेल डिविजन। तो कैलस के अंदर आप देखेंगे ग्राफ्टिंग करते हैं हम, यदि या कहीं टिश्यू डैमेज हो जाता है, कहीं प्लांट को चोट लग जाती है, तो आप देखेंगे थोड़े टाइम के बाद में वो रिकवर कर जाता है। तो ये जो रिकवरी होती है, कैलस फॉर्मेशन होता है, टिश्यू एक्टिविटी होती है, ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के कारण से होती है। ठीक है, सिमिलरली कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है, एधा की जो सक्रियता होती है, वो भी आईए के कारण से, और सीजनल चेंजेस, पर्टिकुलरली मैं कहना चाहूँगी टेम्परेचर जो होता है वो इसको काफ़ी इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कैम्बियम एक्टिविटी जो है, कैम्बियम की एक्टिविटी स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा होती है, ऑटम में जब ठंड का मौसम होता है तब कम होती है, और ये वेरिएशंस आपको टेम्परेट क्लाइमेट में, शीतोष्ण जो जलवायु होती है वहाँ ज़्यादा मिलेगा, एज़ कम्पेयर टू द अदर ट्रॉपिकल एरिया में नहीं मिलेगा। ठीक है, ना इसके अलावा सेल एनलार्जमेंट की हम बात कर चुके हैं। चौथा जो इसका इम्पैक्ट है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, मीन्स फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स, जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स, इसके अंदर इनका रोल है। रूट्स जो होती हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाती हैं, शूट्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं, कर्वेचर जिधर से आप लाइट देते हैं उस तरफ देते हैं। अगर सीड को आप आड़ा रख दीजिए, सीडलिंग को, तो जो रूट वाला पार्ट होता है, क्योंकि हमेशा प्रकाश वाले एरिया से छाया वाले एरिया में जाएगा, तो शूट में क्या होता है, जब प्रकाश से छाया वाले एरिया में ऑक्सीजन चला जाएगा तो छाया वाला एरिया में ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल रखते हैं उसको, तो शूट ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि नीचे ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है नेचुरली, तो ऊपर की तरफ घूमेगा। रूट में भी ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र तो लाइट से डार्क साइड में होता है, लेकिन हायर कॉन्सेंट्रेशन जो होती है रूट के अंदर, उससे ग्रोथ कम हो जाती है। तो इसका मतलब ऊपर वाला जो एरिया है, हॉरिजॉन्टल जो रखा हुआ है, उसमें ऊपर वाले एरिया में ग्रोथ ज़्यादा हुई तो कर्वेचर किधर पड़ेगा,
नीचे की तरफ। तो रूट जो है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म दिखाता है और शूट जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाता है। इसके अलावा कुछ जो कटिंग्स होती हैं, अगर इसमें आप उसमें रूट का इंडक्शन करना चाहें, रूट फॉर्मेशन, तो बेसल पार्ट को आप डिप कर दीजिए कुछ हार्मोन्स के अंदर और उनको फिर लगा दीजिए, तो उनमें रूटिंग हो सकता है। इसमें नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन डॉर्मेंसी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अगर आप पोटैटोज़ में इंडोल ब्यूटाइक एसिड या नैप्थेलिन एसिटिक एसिड या मैलिक हाइड्रोजाइड से ट्रीट करते हैं उनको, तो बड्स जो होती हैं, लैटरल बड्स, वो ग्रो नहीं करती, दैट मीन्स वो डॉर्मेंट रहती हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इनको पोटैटोज़ को इनसे ट्रीट करके रखते हैं स्टोरेज के लिए, तो आप लगभग 3 साल तक भी इनको स्टोर कर सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको एग्रीकल्चर में हम यूज़ भी करते हैं इस कैरेक्टर को और यूटिलाइज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि जो एब्सिशन है, जो विलगन होता है पत्तियों का, फलों का, फूलों का, उनको ही रोकते हैं। क्योंकि जो एब्सिशन होता है वो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता कम होने के कारण होता है। फुली एक्सपैंडेड लीव्स में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, तो वहाँ पर एब्सिशन का प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है। अब आपको पता है विलगन का प्रोसेस में जो पिट्यूल होता है, पर्णवृंत जो होता है, उसके बेस पर एक स्पेशल लेयर बनती है जिसको हम बोलते हैं एब्सिशन लेयर। वो एब्सिशन लेयर में कुछ केमिकल्स का डिपोजिशन होता है जिससे कि वो उनका वेस्कुलर कनेक्शन टूट जाता है दूसरे जो मेन जो ट्रंक होती है उससे, और फिर अल्टीमेटली लीफ की सप्लाई ख़त्म हो जाती है, तो वो झड़ जाते हैं। तो अगर आपको एब्सिशन को रोकना है तो हमें क्या करना होगा? ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी होगी। तो लेमन में, एप्पल में, मैंगो में, पियर में, जहाँ पे भी फ्रूट्स झड़ जाते हैं, प्रीमेच्योर फॉल बहुत होता है पौधों में, तो उसको रोकने के लिए हम ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं या उनको स्प्रे कर देते हैं उनसे, तो उनका फ्रूट फॉल रुक जाता है। लो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेना चाहिए। 2,4,5-T या 2,4-D इस तरह के उनको यूज़ कर सकते हैं। टमाटर के अंदर NaA यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो हम देखते हैं इसमें ये यूज़ करना है, इसमें यूज़ करना, दिस इज़ हिट एंड ट्रायल। आप अलग अलग तरह के ऑक्सीजन्स को यूज़ करते हैं और कौन सा इफेक्टिव है उसको फिर फर्दर फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। देन अगला है एप्पल के अंदर। एप्पल में जो फ्रूट बनता है वो बौनी जो शाखाएं होती हैं जिनको कि हम बोलते हैं स्पर, उनके ऊपर बनता है, और जो बड़ी शाखाएं होती हैं उनके ऊपर नहीं बनता। तो अगर हमें फ्रूट ज़्यादा चाहिए तो हमें क्या करना होता है? हमें उन बौनी शाखाओं को या स्पर को जो है उनको प्रमोट करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन का स्प्रे करते हैं, तो ज़्यादा ड्राफ्ट ब्रांचेस बनेंगी, स्पर फॉर्मेशन होगा और ज़्यादा एप्पल आपको मिलेंगे। सिमिलरली मीठा भी हो जाते हैं क्योंकि ये IA जो है वो स्टार्च से शुगर को का कन्वर्जन जो है उसको प्रमोट करते हैं। तो नेचुरली शुगर जब बढ़ जाएगा तो एप्पल मीठा होगा। देन कुछ प्लांट्स के अंदर पार्थिनोकार्पी, अनिषेक फलन, इसको प्रेरित करते हैं ऑक्सीजन्स। बहुत सारे फ्रूट्स में, जैसे तरबूज में, टमाटर में, अमरूद में, बैंगन में, अंजीर में, इनके अंदर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है एज अ वीडिसाइड यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ जो सिंथेटिक और ऑक्सीजन्स है, नेचुरल ऑक्सीजन्स की बात नहीं है, कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन्स ऐसे होते हैं जो कि द्विबीजपत्री डायकॉट प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं, उनके रूट्स को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। तो इससे इनके अंदर ये जो प्लांट्स होते हैं मर जाते हैं, जबकि उसी कॉन्सेंट्रेशन पर मोनोकॉट्स के ऊपर इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो जैसे गेहूं की फसल है या आपने मक्का लगाया है, तो वहाँ पर अगर आपको खरपतवार को निकालना है तो ज़्यादातर जो खरपतवार होते हैं वो कौन से होते हैं? डायकॉट प्लांट्स होते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? हम कोई ऐसा कॉन्सेंट्रेशन सेलेक्ट कर लेते हैं इनका 2,4-D का या 2,4,5-T का, जो कि डायकॉट्स जो वीड्स हैं हमारे उनके लिए नुकसानदायक है, लेकिन जो आपके मोनोकॉट प्लांट्स हैं उनके लिए हार्मफुल नहीं है। तो वो कॉन्सेंट्रेशन का अगर हम स्प्रे करते हैं तो वीड्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो मैनुअल वीडिंग करनी पड़ती है। मैनुअल वीडिंग मतलब खुद हाथ से बीनना पड़ता है। तो ये इससे हम बच सकते हैं अगर हम इस तरह से इनको यूटिलाइज़ करते हैं।
देन नेक्स्ट है जाइलम डिफ्रेंशिएशन। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन आप देते हैं ऑक्सीजन को तो जाइलम डिफ्रेंशिएशन को प्रमोट करता है। ये मैंने बताया था क्योंकि कुछ टिश्यूज़ में अगर वो कॉन्सेंट्रेशन कम हो तो जाइलम डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। तो आप हाई कॉन्सेंट्रेशन दें। सी हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ही, अलग अलग प्लांट्स में कॉन्सेंट्रेशन कितनी चाहिए ये आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही पता चलेगा। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस क्या हैं। इतना हम पढ़ रहे हैं हार्मोन्स का, ये एक्शन वो एक्शन, तो कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। तो वन ऑफ द थिंग इज़ आप एज अ खरपतवार नाशी वीडीसाइड यूज़ कर सकते हैं। मेनली इसमें सिंथेटिक मैंने बोला था आईए यूज़ करते हैं आप, तो 2,4-D 2,4,5-T MCPA ये यूज़ करते हैं। फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए कर सकते हैं नैप्थलीन एसिटिक एसिड IA 2,4-D। टोबैको में, कॉटन में, लीची में, पाइनएप्पल में यूनिफॉर्मिटी ऑफ फ्लावरिंग भी होती है इसमें, मतलब एक समान फ्लावरिंग होगी, सेम टाइम पर होगी, तो हार्वेस्टिंग ईजी रहता है। क्योंकि अगर आज 2 फूल उगे, फिर 4 फूल कल हुए, परसों 4 दिन बाद में 3 फूल हुए, तो फिर आप कितनी बार हार्वेस्ट करेंगे। अगर यूनिफॉर्मिटी आ जाती है फ्लावरिंग में तो फ्रूटिंग में भी यूनिफॉर्मिटी होती है, तो आपको हार्वेस्ट करना, फसल को लेना आसान हो जाता है। फ्रूट्स के लिए स्पेशली प्लक कर सकते हैं आप आराम से। कटिंग्स में रूटिंग के लिए हमने बात किया ही था, आप यूज़ कर सकते हैं। तो कटिंग्स लगा कर उनको डिप कर दीजिए हार्मोन्स में, अंदर मिट्टी में लगा दीजिए, तो आराम से प्लांटलेट्स बना सकते हैं आप। जर्मिनेशन इंड्यूस कर सकते हैं, पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं, अनिषेक फलन इंड्यूस कर सकते हैं। खास करके वाटरमेलन में बड़ा इरिटेटिंग होता है ना, बीच बीच में बीज आते रहते हैं, आप कैसे खाओ इसको। तो अगर इस तरह के प्लांट्स हैं जिनमें कि आप पार्थिनोकार्पी से फ्रूट फॉर्मेशन कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। सीड तो बनेगा नहीं और फ्रूट अच्छे से बन जाएगा, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। सीडलेस फ्रूट्स में बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। देन ट्यूबर का जर्मिनेशन को आप प्रिवेंट करते हैं स्टोरेज के दौरान यूजिंग NaA। तो आप लगभग 3 साल तक, जैसे मैंने बताया था, आप इनको स्टोर कर सकते हैं। फ्रूट सेटिंग का इंडक्शन किया जा सकता है IBA, IPA, IA, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड से। फ्रूट फॉल एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन को रोकता है, तो फ्रूट फॉल में बहुत हेल्पफुल है ये, फ्रूट फॉल को रोकेगा। तो एप्पल के, लेमन के, ग्रेप्स का, आम का, ऑरेंजेस का फ्रूट फॉल को हम प्रिवेंट कर सकते हैं यूजिंग दीज ऑक्सीजंस, ठीक है। मैंगो में भी आप यूनिफॉर्म फ्रूट सेटिंग को इंड्यूस कर सकते हैं। इसके ये एक इमेज है, इसमें मोटे मोटे तौर पर ये बताएगा कि ऑक्सीजन के कौन कौन से इम्पैक्ट, कौन कौन से प्लांट्स को पार्ट को अफेक्ट करता है, सॉरी, कौन कौन सा प्रभाव इसका होता है, एक शॉर्ट में इमेज में कि क्या क्या प्रभाव इसके होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट ऑक्सीजंस, कैसे सिंथेसाइज होते हैं, कैसे उनका एक्शन होता है, किस तरह से, ये सब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बात करेंगे जिब्रेलिन्स के बारे में।